हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आता तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वार विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जैंग, सोसो और सिलर तीनों एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर बात कर रहे होते। उतने में उस रेस्टोरेंट के बाहर से कोई जैंग को बुला लेते। ये सुने तुरंत बाद ये तीनों बाहर आकर देखते के बाद पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने वो चेनफू खड़ा हुआ होता है। तब चेनफू बोलने लगता है कि सुनिए मिस्टर जैंग, हमारे चेन फैमिली के यंग मास्टर श्याओ भाई आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यंग मास्टर आपसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहते, तो इसलिए प्लीज आप जूस खाल के यहाँ पर आइएगा। ये सुने बाद जैंग पूछने लगते, ओहो, तो तुम्हारा चेन फैमिली के यंग मास्टर मेरे से मिलना चाहता है, पर ऐसा क्यों? ये सुने बाद चेनफू बोलने लगता है कि हमारे यंग मास्टर आपको काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये सारे सिल्वर आपको तोहफे के तौर पर भेजा है, तो इसलिए प्लीज आप माना मत कीजिए और तुरंत ही जूस निकाल के यहाँ पर निकल पड़ेगा। ये सुने तुरंत बाद सोचो जैंग के पास आ जाओ। आने के बाद बोलने लगता है कि तुम वहां पर जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये जरूर वो चेन फैमिली के कोई ट्रैप होगा, क्योंकि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कल ही वो सारे चेन फैमिली के कमियां हमें मारने के लिए हमारे घर के पास आ गए। ये सुने बाद जैंग ये दोनों से बोलने लगता है तुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही सोच रहा था वो चेन फैमिली के अंदर कैसे घुस, क्योंकि हमें स्पिरिचुअल जेट चाहिए और मैंने सुना था कि वो जूस खाल के अंदर काफी सारे स्पिरिचुअल जेट्स मिलते हैं, उसके साथ साथ ही काफी सारे कमाल कमाल के आइटम्स भी। और तुम दोनों को भी अच्छी तरह से पता है कि हम तीनों इतना नीचे गिर चुके हैं कि इससे ज्यादा नीचे हम बिल्कुल भी गिर ही नहीं सकते, और उसी सेम समय पर हमें इतना कमाल का अपॉर्चुनिटी हमें मिल गया, तो इसलिए हम ये अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से बिल्कुल भी खोने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि हम तीनों अभी से एक टीम है, तो इसलिए आगे जाकर हम तीनों वर्क करेंगे और इस पूरी दुनिया की हिला के रख देंगे। ये बोल के जैंग उस पालकनी के अंदर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उस यंग लैड से मिलने के उसके तरफ बढ़ने लगता है, और इसे देखने के बाद चेनफू अपने मन ही मन सोचने लगता है कि तुम अभी कितना खुश होना चाहते हो उतना सारा खुश हो, क्योंकि एक बार ये सारे कांड खत्म होने के बाद तेरे साथ क्या क्या चीजें होंगे उसके बारे में तुम अपने भी नहीं सोच सकते। और तभी आप ऐसी छोड़ो कुछ देर बाद को उसी जूसेंगल के सामने की तरफ, और वही पे हमारे जैंग को सारे लोग मिलके वो ले आ चुके होते हैं। इसके बाद वो दोनों नौकर मिलकर जैंग को उस हाल के अंदर ले जाते हैं। ले जाने के बाद बोल रहे होते हैं हमारे यंग मास्टर आपके लिए सेकंड फ्लोर पर वेट करे, तो इसलिए वहां पर आप जाइएगा प्लीज। ये सुनने के बाद ठीक है बोल के जैंग भी वो सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आप छोड़ो तो उसी यंग मास्टर श्याओ भाई की तरफ, वो श्याओ भाई बोल रहा होता है कि जैंग तुमने मुझे काफी ज्यादा वेट करवा दिया, फिर भी मैं तुझे काफी एडमायर करता हूँ, तो इसलिए मैं सहने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए मेरे बाजू में अगर बैठ जाओ। ये सुने तुरंत बाद जैंग उसके बाजू में जाकर बैठ जाता है, और वो श्याओ भाई को देखने के बाद जैंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई इस बंदे को, इस बंदे ने इतना कम उम्र में ही असिस्टेंट स्टेज के तीसरे लेवल पर गया हुआ है। तब श्याओ भाई बोलने लगता है कि जैंग तुम अभी से मेरे एक सबॉर्डिनेट हो, तो इसलिए आगे से मुझे वेट करवाने की हिम्मत भी मत करना, वरना तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट बन के उस सारे कचरे जैसा मैं भी अपना वैल्यू नहीं खोना चाहता हूँ। ये सुने वो साहब भाई बोलने लगता है पर मैंने ये सुना था कि तुम अभी तक एक कल्टिवेटर नहीं बन पाई, इसका मतलब तू भी वो सारे कचरे जैसा ही हो, तो इसलिए मेरा ओपिनियन है कि तुम पहले से ही कचरे हो, तो इसलिए मेरे सबॉर्डिनेट बनने में तेरा दिक्कत ही क्या है। ये सुने वो जैंग बोले तो ओह तो तुम मुझे सच में एक कचरा समझते हो, फिर भी मेरे जैसे कचरे को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सबॉर्डिनेट बनाना चाहते हो, इसका मतलब तुम मेरे से भी बड़ा कचरा हो। ये सुने बाद शाह भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते बोल रहा होता है कि मैंने सुना था कि ना समझ लोगों के पास ही काफी ज्यादा फियरलेसनेस होती है, और तुझे देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि वो बात सच है। अगर हम ये जूस अंगाल में नहीं होता अब तक मैं तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्ते को खिला देता। और तभी वो जूस अंगाल के बीचों के बीच एक बुढ़ा हुआ तो आने के बाद बोलने लगता है कि सभी लोग शांत हो जाओ और मेरा बात सुन लीजिए। पहले आप सभी लोगों को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ आज होने वाला एक्शन के लिए यहाँ पर आने के लिए, और आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आकर लंबी चौड़ी स्पीच बिल्कुल भी देने नहीं वाला हूँ, सीधा काम की बात करने वाला हूँ। तो इसीलिए एक्शन में फर्स्ट बिकने वाले आइटम ये एमराल्ड मेलन है, और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि जैसे स्पिरिचुअल जेट 5 ग्रेड के अंदर डिवाइडेड है, एमराल्ड, व्हाइट, रेड, पर्पल, गोल्ड, और एमराल्ड मेलन एमराल्ड ग्रेड के लो क्वालिटी का है। और आप भी देख सकते हो इस एमराल्ड मेलन के अंदर थोड़ा बहुत व्हाइट कलर की रोशनी भी आ रहा है, इसका मतलब ये आगे जाकर एक व्हाइट ग्रेड की हाई क्वालिटी की स्पिरिचुअल जेट भी बन सकती है। और इसी वजह से इसका शुरुआत की बोली 20,000 है। ये सुनने के बाद एक बंदा 30,000 बोलता है, ये सुनने के बाद एक और बंदा 40,000 बोलता है, और ऐसे ऐसे बोलते बोलते इसका प्राइस 1 लाख पे ऊपर आकर रुक जाती है। तभी श्याओ भाई जैंग से बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम जैसे स्लम से आने वाले कचरों को इस जैसे कीमती स्टोन के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं होगा, इसीलिए तुम पहले काफी ज्यादा उछल रहे थे, तेरा जवान काफी ज्यादा चल रहा था, पर अब तुम्हारा जवान पूरी तरह से बंद हो गया। ये सुने बाद जैंग बोले तो ओहो तुझे ऐसा लग रहा है, अगर सच में ऐसा रखते हो तो मेरे साथ एक बेट करो, मैं वहां पर जाकर उस एमराल्ड मेलन के सच्चे वैल्यू को सभी को बताऊंगा और उसे सारे लोगों के सामने प्रूव भी करूंगा, तब तुम क्या करोगे। ये सुने बाद शाह भाई बोलने लगता है कि तुम कचरे के क्या तेरे पास इतना औकात ही नहीं उस एमराल्ड मेलन के सच्चे वैल्यू के बारे में पता करने के लिए। अगर मान लो कि तुम जैसे तैसे करके उस एमराल्ड मेलन के सच्चे वैल्यू के बारे में पता करके सारे लोग के सामने प्रूव करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपने सबॉर्डिनेट जैसा ट्रीट नहीं करूंगा,
करूंगा बल्कि अपना सच्चा दोस्त जैसे ट्रीट करने लगूंगा। ये सुनने पर जैंग बोलने लगता है ओहो अगर ऐसी बात तो मुझे ये शर्त मंजूर है। ये बोल के वहां से उठ जाता है। उठने के बाद आनंद सर को देख रहे बोला होता है मैं भी उसके ऊपर एक बिड बोलना चाहता हूँ और वो बिड ये है कि मैं उस एमराल्ड मिलन के बदले मैं तुझे 1000 देना चाहता हूँ। ये सुनने बाद वहां पर सारे लोग पूरी तरह हिल जाते और भड़क जाते और बोलने लगते हैं क्या बंदा पूरी तरह से पागल हो है क्या, इसे यहाँ से कोई बंदा आकर निकाल दो। और जैंग की ये बात सुनने के बाद शाओ भाई पूरी तरह हिल जाता और बोलने लगता है क्या तुम पागल होएगा, अगर तुम इस एमराल्ड मिलन के सच्चे वाले के बारे में नहीं पता तो दफा हो जाए। पर यहाँ पर आकर ऐसा बकवास बात करके ऐसा गड़बड़ क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सुनने पर जैंग बोलने लगता है तुम सारे लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारा फिश जितना साइज होने वाले इंफीरियर क्वालिटी के स्पिरिचुअल जेड भी ब्लैक मार्केट के अंदर भी 50,000 से ज्यादा नहीं बिकता। अगर ऐसी बात तो ये एमराल्ड मिलन के अंदर की वो स्पिरिचुअल जेड एक वॉलनट से भी काफी ज्यादा छोटी है। तो इसीलिए गाइस तुम ही अच्छी तरह से सोचो इतना छोटा स्पिरिचुअल जेड के लिए वो भी इंफीरियर क्वालिटी का कोई भी बंदा 1000 से ज्यादा देता है क्या। ये सुने बाद वहाँ पे सारे लोगों को डाउट आने लगता है। इसे देखने के बाद यानासोर बोलने लगता है कि वो बच्चा काफी ज्यादा मजा कर रहा है, मैं आप सभी लोगों के अंदर के डाउट को पूरी तरह से दूर करवाना चाहता हूँ। ये बोल के एक बंदा को वहां पर बुला लेता हूँ। बुलाने के बाद बोलने लगता है जाओ, जाने के बाद एमराल्ड स्टोन को पूरी तरह से कट कर दो, इसके बाद उसके अंदर के स्पिरिचुअल जोड़ को बाहर निकाल दो। इसके बाद ये सारे लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगी इसके अंदर का स्पिरिचुअल जोड़ वॉलनट की साइज है या फिश की साइज या उससे भी बड़ी है। ये सुने तुरंत बाद वो बंदा वहां आ जाता है, उस एमराल्ड स्टोन को पूरी तरह से कट करना चालू करता है। इसके बाद वो सच में उसके अंदर छोटा सा स्पिरिचुअल जोड़ बाहर आ जाती है और इतना छोटा सा जेड को देखने के बाद ये सारे लोग पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और बोलने लगता है कि अरे बाप रे उस बच्चे को ऐसे पता चला इसके अंदर इतना छोटा सा जेड है। अब यानासोर भी बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर इतना साल से काम कर रहा हूँ फिर भी इसके अंदर इतना छोटा सा जेड है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता चला। ऐसा लग रहा है आज इस बच्चे का लकी दिन है तो इसलिए इसका पता चल चुका होगा। इसके बाद वो जूजन हॉल का ओनर वहां पर आ जाता है। आने के बाद तुरंत ही वो जेड को पकड़ के जैंग की तरफ फेंक देते हैं। फेंकने के बाद बोलने लगता है कि इस कचरे को तुम ही रख लो। ये सुनने के बाद जैंग उस जेड को लेते हुए बोला होता है थैंक्स ब्रो, ये कचरा है मैं भी मानता हूँ, फिर भी ये कचरा भी मेरे काम आ सकती है। और इसे देखने के बाद ये शाओ भाई अपने मन ही मन सोचने था अरे बाप रे इस बच्चे को इसके बारे में इतना एक्यूरेटली कैसे पता चल गया। ऐसा लग रहा है मैं इस बंदे को पूरी तरह से मिसजज किया है। अगर ऐसी बात तो ये जैंग आगे जाकर मेरा काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। अभी अनाउंसर तरफ देखते हैं बोल रहा होता ही नहीं आप लोगों को निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि वो पहला वाला आइटम सिर्फ एक एपेटाइजर था, क्योंकि मेन डिश आना अभी भी बाकी है तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल भी और देर नहीं वेट करवाऊंगा। तो इसीलिए डायरेक्टली सेकंड डिश को ऑर्डर करूंगा क्योंकि इस ऑक्शन हॉल के अंदर अगले वाला आइटम काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक बार सिर्फ एक बार आप उस आइटम को देख लो उसके बाद आप उस आइटम को जरूर लेना ही चाहिए और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है। और आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।